हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आज इस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान जो कुछ फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान आज तक कभी नहीं फंसा है। पाकिस्तान में शॉप्स, मॉल्स, ईटीसी आदि को 8 बजे से पहले ही बंद करने के ऑर्डर हैं। वहाँ पे गेहूं की शॉर्टेज हो रखी है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। अभी 1 साल के अंदर ही पाकिस्तान की जो करेंसी है वो 40% से अधिक गिर गई है। इससे पहले भी काफ़ी 2012-15 में पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशंस हुई, पर इतनी बुरी हालत में पाकिस्तान कभी नहीं फंसा था। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 4% तक नीचे गिर गई है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल पूरी तरह से नीचे आ गया है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बिल्कुल नीचे आ गया है। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से काफ़ी पीछे था वो भी उससे आगे निकल गया है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिससे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एड मिलती है। वर्ल्ड में और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनकी हालत पाकिस्तान से भी बुरी है, परंतु उसके बाद भी सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को ही मिलता है। और अब की बार पाकिस्तान को पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है। आईएमएफ भी पीछे हट गया है। अब पाकिस्तान पे यूएस, पाकिस्तान की आर्मी, इनका क्या रोल है, इन सब को समझने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी। जो ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज थे उसका 17% भी पाकिस्तान को मिला था। उस समय जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थी उसमें से 34 पाकिस्तान के अंडर आए थे। ड्यूरिंग पार्टीशन जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था। आरबीआई उस समय इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का सेंटर बैंक था, लेकिन जो कंट्रोल था वो इंडिया के हाथ में था। उस समय जो मनी था वो टोटल 400 करोड़ था, और ये डिसाइड हुआ था कि इसमें से हमें 75 करोड़ पाकिस्तान को देना है। 15 अगस्त 1947 को 20 करोड़ पाकिस्तान को पैसे दे दिए गए थे, और जो 55 करोड़ बचा था उसको बाद में देने की बात की गई थी। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो उस समय जो रिफ्यूजीज आए थे उनको कंट्रोल करना, और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। उस समय कश्मीर को लेके भी बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने ये डिसाइड किया कि जो 55 करोड़ रुपए हैं वो इनको बाद में देंगे। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय अगर इनको ये पैसा मिल जाता तो ये उससे हथियार खरीदते और इंडिया पे हमला कर देते। हालांकि ये 55 करोड़ उनको कुछ ही समय में दे दिए गए, क्योंकि महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ये पैसा जब उन्हें मिला था उससे पहले भी इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जो इनकी आर्मी थी ना वो स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि पार्टीशन के समय 1/3 आर्मी इनको मिली थी। और जो इंडिया की जो लीडरशिप थी ना वो पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और पाकिस्तान के पास जिन्ना के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर था ही नहीं, ना ही अभी तक कोई आया है। उसका एक रीज़न ये भी है कि मिलिट्री के हाथ में ज़्यादा पावर है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने कोई ऐसा नेता आने ही नहीं दिया, क्योंकि उस समय जो आर्मी थी उसके पास पाकिस्तान का टेम्परेरी कंट्रोल था उस समय। और आर्मी को इसकी ऐसी आदत लगी कि आज तक कोई एक भी ऐसा पीएम नहीं आया है जिसने अपने अभी तक 5 साल पूरे किए हों। इनके जो पीएम्स थे उनको बहुतों को मार दिया गया, काफ़ियों पे हमले हुए, और उनको आज तक ये नहीं पकड़ पाए कि ये पीएम्स पे हमले किसने किए थे। तो सीधी बात है, बिना किसी बड़े हाथ के ये हो ही नहीं सकता कि इनके पीएम्स को मार कौन रहा है, इन पे हमले कौन कर रहा है। जो ये पाकिस्तान की आर्मी है ना, इन्हीं का पूरे देश पे कंट्रोल है। यही आगे चलकर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनी। देखो, अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसको पैसा तो चाहिए होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही सिचुएशन थी, और सीधे सीधे जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था ना वो बड़ा मुश्किल था, और इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है।
प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी ना, उसने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले। तो पाकिस्तान का ध्यान यूएस की तरफ गया और उसकी मिलिट्री की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान को उस समय रियलाइज़ हो गया था कि यूएस का कोई साउथ एशिया में कोई फ्रेंड नहीं है, और जो यूएस है उसको सोवियत यूनियन का कंट्रोल करना है। तो इसके लिए उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पाकिस्तान ने यूएस को अपना फ्रेंड बताया और इसके बदले पाकिस्तान को फ़ॉरेन एड मिली। ये क्वेश्चन रहता है कि जो पाकिस्तान को ये फ़ॉरेन एड क्यों दी गई। जैसे आप आज के समय देखते होंगे कि यूएस के हर जगह बहुत से कॉल सेंटर्स हैं, इंडिया में भी हैं, और वो इंडिया या अदर कंट्री में जहाँ पे भी हैं वहाँ के बच्चे वहीं के हायर करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो ज़्यादा सैलरी लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना, वो यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज़ करता है। यूएस दो तरीके से वॉर लड़ता है। अगर ख़तरा ज़्यादा महसूस होता है तो वॉर वो खुद करता है, जैसे यूएस ने इराक और वियतनाम में किया था। और अगर उसको लगता है कि सीधा युद्ध करने में कोई फ़ायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। वो दुश्मन को दोस्त बनाकर काम करता है। यूएस है जो वो अपने सिटीजन्स को वॉर में कम भेजता है, वो दूसरी कंट्रीज से अपने सोल्जर्स हायर करता है, वो इन सोल्जर्स को ट्रेन करता है, आर्म्ड देता है और फंडिंग करता है, जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर उसने मुजाहिदीनों से अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, तो रशिया है उसने जो ये फ्रीडम फाइटर हैं उनको पैसे देके रिक्रूट किया है। वो पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार फंडिंग करके आपको ट्रेनिंग करवानी होती है, और इस गेम में है ना पाकिस्तान पूरे एरिया का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया है पाकिस्तान मिलिट्री ने। जैसा कि जिस उस समय पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए थे, उस समय दो ही सुपर पावर थी, यूएसए और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, और जो इंडिया था उसका भी झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ ही था। ऐसे में यूएस पाकिस्तान को ऑप्शन की तरह देखता था। तो ऐसे में यूएस है जो अफ़गानिस्तान पे अपना कंट्रोल पाने के लिए पाकिस्तान में मुजाहिदीन तैयार करता है, और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। जब सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी, तो यूएस ने उस समय अपनी मिलिट्री उतारने के लिए वॉर में मुजाहिदीनों को तैयार किया। जो मुजाहिदीन थे ना, वो सीधा सीधा रिस्क यूएस का कम कर रहे थे। अगर यूएस इसमें वॉर में सीधी अपनी मिलिट्री उतारता तो रशिया और यूएस सीधे आमने सामने हो जाते। तो यूएस ने इन मुजाहिदीनों को फंडिंग की, वेपन्स दिए, ट्रेनिंग करवाई, हर प्रकार से इनकी मदद की। इसमें पाकिस्तान को ये फ़ायदा था कि उसे बिना कुछ प्रोड्यूस किए यूएस से पैसा मिल रहा था। कभी ये पैसा यूएस ह्यूमन राइट्स के बहाने भेजता, और कभी एड के बहाने भेजता था। और ये जो फॉरेन एड है ना, ये सिर्फ उन्हीं कंट्री को मिलता है जो या तो ज़्यादा गरीब हों, या कोई नेशनल डिजास्टर या वॉर के कारण उस कंट्री की हालत ख़राब हो गई हो, तब उन्हें फॉरेन एड दिया जाता है। पाकिस्तान को जो ये फॉरेन एड मिलता था सिर्फ उसकी लोकेशन की वजह से मिलता था। एड को लेके यूएस ने उनका साल का बजट ही फिक्स कर दिया था। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको एड्स मिली है। ये हर साल यूएस पाकिस्तान को भेजता था। तो पाकिस्तान इन पैसे और इस मुजाहिदीन जो तैयार किए थे, इनका वो यूज़ कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक पाकिस्तान को जितनी भी एड मिली है वो उनकी जीडीपी का 5% हिस्सा थी। लेकिन इन सब में पाकिस्तान ये भूल गया था कि दूसरी कंट्रियों की लड़ाई उसने अपने सिर ले ली है।
लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो जनता थी ना वो उनसे बिल्कुल खुश नहीं थी। पर क्या करे, जो इनकी मिलिट्री है ना उनकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलती है। पाकिस्तान की जनता या आवाम इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में वो भी मुसलमान ही हैं। और गवर्नमेंट इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि जो ये फॉरेन एड है ना वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पा रहा था, वो सब मिलिट्री रख लेती थी। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो इतना खास नहीं था, तो जो भी सिरदर्दी होती थी या कुछ भी गालियाँ वगैरह वो सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही उसको फेस करना होता था। उसके बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना वो 1989 में ख़राब होती है, क्योंकि जो ये अफ़गानिस्तान वॉर था ना ये उस समय ख़त्म हो गया था। तो ये जो मुजाहिदीन थे जो यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान में तैयार किए थे, मुजाहिदीन थे ना इन्होंने उस समय अफ़गानिस्तान की सरकार को गिराकर तालिबान की सरकार बनाते हैं। ये जो ओसामा बिन लादेन वगैरह थे ये उस समय यूएस ने ही तैयार किए थे, और अब यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी, तो यूएस ने अब फॉरेन एड भी कम कर दी थी। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हो गई। इंडिया, बांग्लादेश आदि कंट्री जब अपना एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्री को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय पाकिस्तान की जो आर्मी थी ना वो सिर्फ एड से खुश हो रही थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की किस्मत जब चमकती है जब 9/11 अटैक अमेरिका पे होता है। ये जो अटैक हुआ था ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में, ये अलकायदा ने किया था, और यूएस को डर था कि अगर ये अटैक दोबारा नहीं कराना है तो अलकायदा को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। ये वही मुजाहिदीन थे जो उन्होंने तैयार करे थे। और इसके बाद फिर यूएस को एक बार पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी और उसने फिर एक बार CFSF फंड देने के लिए पाकिस्तान को बनाया। इसमें ये कहा गया था कि पर ईयर यूएस 1.5 बिलियन की मदद पाकिस्तान को करेगा, और पाकिस्तान को जो ये एड या पैसा मिलता था वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इसको यूज़ करता था और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था। और इसके अलावा जो ये मुजाहिदीन तैयार कर रहे थे ये अफ़गानिस्तान में भेजने के साथ साथ वो कश्मीर में भी भेजने लगा। इस चीज़ का यूएस को पता लग जाता है और वो बोलते हैं कि आपने हमारे फॉरेन एड का मिसयूज़ किया है। और फिर यूएस बोलता है कि इतने साल एड देने के बाद भी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया। इसके अलावा जो मुल्ला उमर था वो भी पाकिस्तान में ही पकड़ा गया। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस फॉरेन एड को बिल्कुल बंद करवा दिया। और जो ये पाकिस्तान की इकनॉमी थी उस समय इसको ज़बरदस्त झटका लगता है इससे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इन हरकतों के कारण टूरिज़्म भी था जो पाकिस्तान में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान में बहुत से वॉर हुए हैं, परंतु जो 1971 की वॉर थी ना तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अब यूएस ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे, तो अब चाइना ने पाकिस्तान को लोन पे लोन देना शुरू कर दिया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इकनॉमी ऑयल से चलती है, कई देशों की मैन्युफैक्चरिंग से चलती है, कईयों की आईटी सेक्टर से चलती है, लेकिन जो पाकिस्तान की इकनॉमी है ना वो सिर्फ एड और लोन से ही चलती है। तो जो पाकिस्तान है ना वो चाइना के लिए एग्जैक्ट लोकेशन पे है, तो इंडिया को टैकल करने में चाइना को काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि चाइना को पता है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान में उलझा रहेगा चाइना आराम से रहेगा। इसीलिए चाइना ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में पाकिस्तान की मदद की। जैसे चाइना जिस चीज़ के लिए कंट्री को लोन दे रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए चाइना ने उनकी मदद की और उनको अपने वर्कर दिए, हर चीज़ चाइना ने दी। तो इसमें चाइना क्या करता है, वो ये बना के निकल जाता है और कंट्री पे लोन का लोन बना रहता है और बढ़ता रहता है। तो ये जो पॉलिसी है ना वो चाइना रखता है, और चाइना पहले ही ये मेंशन करता है कि जिस जगह के लिए चाइना ने लोन दिया है अगर वो टाइम से लोन को पूरा नहीं कर पाए तो वो जगह चाइना की हो जाएगी, और इसी स्ट्रेटजी से वो उस एरिया पे रूल करते हैं। इसके बाद 2015 में जब चाइना और पाकिस्तान में समझौता होता है और पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर तैयार होता है,
और चाइना पाकिस्तान को हर चीज़ में लोन दे रहा है। और पाकिस्तान इसलिए खुश है क्योंकि आईएमएफ से लोन लेने में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और चाइना उन्हें आसानी से लोन दे रहा है। चाइना ने अब तक पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अभी तक लोन दिया है और जो ये लोन है वो अभी तक वापस नहीं आया है। चाइना को भी पता है कि ये लोन वापस नहीं आएगा, पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे चाइना को एडवांटेज मिल रहा है इंडिया के खिलाफ। तो जब इमरान खान पीएम बने तो उसने जो ये सीपैक था, ये पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर, तो इसके बारे में उसने अपनी जनता को समझाने की कोशिश की और इसका काम भी रुकवा दिया। लेकिन अभी तक काफ़ी देर हो चुकी है और सीपैक से पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, पैसा भी आया है। इन सभी चीज़ों से पाकिस्तान काफ़ी खुश भी है, सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है, पर एक्चुअल में ये डेप्ट बेस इकनॉमी है जो सिर्फ लोन और एड के भरोसे चल रही है। आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को समझाया कि सीपैक से दूर रहना ही उनके लिए आवश्यक है। और ये एड ले रहे हैं चाइना से, वो काफ़ी समय से ले रहे हैं और इनकी अब मजबूरी बन गई है, नहीं तो जनता ही गवर्नमेंट को गालियाँ देगी। और अब पाकिस्तान पे लोन बढ़ रहा है, वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं। पाकिस्तान में एक दिक्कत ये भी है कि वो ना तो कुछ प्रोड्यूस करता है, ना ही कुछ एक्सपोर्ट करता है, वो सिर्फ फॉरेन एड पर ही निर्भर रहता है। इसी वजह से उनकी इकोनॉमी खतरे में है। पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसमें काफ़ी टाइम से ही फाइनेंशियली घोटाले चल रहे हैं और वो जो इस मैनेजमेंट का जो मुख्य प्लेयर है ना, वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान आर्मी अपने डिफेंस बजट में ज़रूरत से ज़्यादा हर साल खर्च करती है। उनके टोटल बजट का 15% से भी ज़्यादा आर्मी पे खर्च होता है। आज़ादी के बाद से अब तक 4 बार पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान पर रूल किया है, क्योंकि आर्मी के पास जो सिक्योरिटी और फॉरेन रूल में उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। ये उनको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। आर्मी के बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई भी देश की आर्मी कभी साबुन, कपड़े वगैरह बेचती हो। ये इकलौती ऐसी आर्मी है जो ये सब काम करती है। इसके अलावा रियल स्टेट आदि पे इनका ही कंट्रोल रहता है और जो जितने भी जनरल्स हैं उनको रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। इनकी आर्मी की जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री के जो मैन ऑफिसर्स हैं, अगर उनकी भी प्रॉपर्टी और इनकम का पता लगाया जाए तो 35,000 करोड़ की है। इनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, फॉरेन्स में इनके घर हैं। जो ये करते हैं वो पाकिस्तानी जनता सपने में भी नहीं सोच सकती। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन एंड ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें ऑन करते हैं और ये हर चीज़ में घपले पे घपला करते हैं। इनकी जो आर्मी है, इनकम टैक्स में भी उनको छूट मिलती है। इनकी जो आर्मी है ना, उसके पास पैसा और पावर दोनों है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी भी देश की आर्मी इतनी अमीर है और वो देश इतना गरीब है। हर देश की आर्मी होती है, यहाँ एक आर्मी का ही देश है। लेकिन जब ये क्वेश्चंस मीडिया उठाती है, सुप्रीम कोर्ट उठाता है, उनका हर जगह इनकी आर्मी का ही कंट्रोल है। मल्टीपल जो ऑब्जर्वर हैं उनका ये मानना है अगर पाकिस्तान को ग्रो करना है तो इनकी जो आर्मी का रोल है वो ख़त्म करना होगा। परंतु कोई भी स्टेप अगर ये आर्मी के खिलाफ उठाते हैं उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा इनके जनरल्स को, आर्मी के जनरल्स को ही मिलता है। पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट हैं, उनकी डेवलपर भी यही है। हाई अथॉरिटी में कोई भी हो, अगर वो आर्मी के हिसाब से नहीं चलता तो उसको ये लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि पाकिस्तान में कोई भी पीएम बनता है वो आर्मी के हिसाब से चलता है, आर्मी चीफ के हिसाब से उसे काम करना होता है। जैसे जब बाजवा आर्मी चीफ ने इमरान खान को पीएम बनवाया तो इसके बाद जो बाजवा का टेन्योर था वो ख़त्म हो रहा था, तो बाजवा अपने हिसाब से ही अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे।
वो सैयद को अपना अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। तो इससे इमरान खान खुश नहीं थे, क्योंकि अगले इलेक्शन में वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो जनरल बाजवा के खिलाफ जाकर इमरान खान ने जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दिया। ये सब होते ही बाजवा ने इमरान खान को पीएम के पद से हटवा दिया और उसकी जगह शहबाज शरीफ को पीएम बनाया। तो शहबाज शरीफ ने आते ही बाजवा के कहने पर नया आर्मी चीफ बना दिया। ये सारी चीज़ें हुई तो पाकिस्तान में काफ़ी गड़बड़ हुई। इसके अलावा 22 में पाकिस्तान में फ्लड भी आ गया और पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा उसमें डूब गया था और 50 बिलियन तक का नुकसान $50 बिलियन तक का नुकसान पाकिस्तान में हुआ। इसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना का ही हाथ है। तो जब इमरान खान ने सीपैक का काम रुकवा दिया था तो चाइना पाकिस्तान से नाराज़ हो गया था, क्योंकि जो चाइना पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा रही थी उसका उसने काम रुकवा दिया था। अगर इमरान खान सीपैक का काम नहीं रुकवाता तो इसमें चाइना इनकी मदद करता और इनको एड देता। तो जो सीपैक प्लान में पावर प्लांट थे उनको चाइना ने बंद कर दिया, तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी शॉर्टेज हो गई। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी देश तो ज़्यादा चल नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन से अगर पाकिस्तान को निकलना है तो या तो कोई उन्हें एड दे, और अब जो भी नेक्स्ट पीएम आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपैक पे काम दोबारा चालू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान में लोग गेहूं आटे के लिए ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, बहुत बुरा हाल हो रखा है। इस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। इसका एक रीज़न ये भी है कि रशिया और यूक्रेन में जब वॉर हुई थी तो दुनिया भर में फूड क्राइसिस आ गया था, क्योंकि जो रशिया और जो यूक्रेन है ना वो दुनिया भर में 30% वीट सप्लाई करते हैं। ये इंडिया के लिए भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वीट का वो उस पर भी इंडिया को रोक लगानी पड़ी। और गवर्नमेंट के लिए जो ये वीट के हाई प्राइसेस हैं ये अभी भी सरदर्दी बने हुए हैं, लेकिन इंडिया इससे इसलिए बच गया क्योंकि इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था और पाकिस्तान के पास इतना स्टॉक नहीं था। जब भी किसी देश में मुसीबत आती है तो उसने बाहरी कंट्रियों से मदद लेने के लिए कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जैसे कि गोल्ड, पॉन्ड्स, ETC। ये पाकिस्तान पर है नहीं, तो जो पाकिस्तान के पास उनका रुपया है वो हर किसी कंट्री में तो चल नहीं सकता। तो ये करेंसी वो कहीं देंगे तो उसको कोई लेगा नहीं, और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता वो किसी को चाहिए नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सा गोल्ड करेंसी इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि डेली बेसिस की देश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो पाकिस्तान की वैसे ही हालत ख़राब थी। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, इसलिए कंट्री को फॉरेक्स रिजर्व रखना पड़ता है। पाकिस्तान के पास जो फॉरेक्स रिजर्व का ज़्यादातर हिस्सा गैस और ऑयल ख़रीदने में ख़त्म हो जाता है, और जब से ये वॉर शुरू हुई है तो गैस और फ्यूल के प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान को काफ़ी हाई प्राइस पे लेने पड़ रहे हैं अब, और जो पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पूरी तरह से अब ख़त्म होने पर है। और इंडिया इसलिए बच गया कि रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट रेट पर ऑयल दिया है, और जो पाकिस्तान है उसको गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल काफ़ी महंगा ख़रीदना पड़ा। अब पाकिस्तान की ऐसी हालत है, अगर उनको अपनी कंडीशन सुधारनी है तो या तो उन्हें कोई फॉरेन कंट्री फ़ौरन एड दे या लोन दे, तभी ये इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अब की बार IMF भी इनकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि IMF से ये 13 बार लोन ले चुके हैं और एक बार भी इन्होंने वापस नहीं लौटाया है। दुनिया भर में गवर्नमेंट को लोन देना सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान पे ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि जो ये लोन है वो वापस नहीं मिलता है। IMF के बारे में आपको बताता हूँ कि IMF में 190 कंट्रियाँ हैं और वो अपना पैसा इसमें कुछ पैसे इसमें डालती हैं ताकि मुसीबत के समय उनको मदद मिल सके। अब इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा, क्योंकि
वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो सिर्फ देश को ग्रो करने के लिए देता है। अब आईएमएफ के पीछे पड़े हुए हैं और आईएमएफ ही इनको परेशान कर रहा है और वो कह रहा है, क्योंकि आईएमएफ की भी कुछ शर्तें होती है, पाकिस्तान ने उनकी शर्तों को माना नहीं, इसलिए आईएमएफ इनको अब लोन नहीं दे रहा है। आईएमएफ भी यही बोल रहा है कि जो रूल है पाकिस्तान उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इनको लोन क्यों दें। आईएमएफ बोल रहा है कि जो पेट्रोल है, गैस है, इनके प्राइस और इंक्रीज कर दे, और पाकिस्तान की अभी ऐसी हालत है कि पाकिस्तान इनके प्राइस अभी इंक्रीज नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान इन चीज़ों पर सब्सिडी दे रहा है। ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सब्सिडी नहीं देगा तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आईएमएफ ने जो आर्मी चीफ वगैरह हैं पाकिस्तान के, उनकी टैक्स रिपोर्ट मांगी है, वो टैक्स रिपोर्ट इनको दे नहीं रहे हैं। तो आईएमएफ को ही पता है कि इतना सारा एड पाकिस्तान को जो मिल चुका है, तो इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है। आईएमएफ बोल रहा है कि देश की आर्मी इतनी अमीर है और देश इतना गरीब, देश में कुछ डेवलप हो ही नहीं रहा है। और आईएमएफ बोल रहा है कि जो पाकिस्तान का बजट है आर्मी के लिए, उसमें कटौती करो। इसी वजह से जो पाकिस्तान आर्मी है वो आर्मी आईएमएफ को इग्नोर कर रही है और वो बोल रहे हैं कि हम किसी और से लोन ले लेंगे। इसके बाद हम अब लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशंस। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन सुधरे, ही पॉलिटिकल ट्रेबिलिटी आएगी। जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो ये मानते हैं, पाकिस्तान आर्मी ये कभी नहीं चाहती कि इंडिया से उनके रिलेशन सुधरें। वो आर्मी इसलिए नहीं चाहती कि इंडिया के साथ इनके रिलेशन सुधरे, क्योंकि जो हज़ारों करोड़ों का बजट लिया जाता है उस पर क्वेश्चन उठेंगे। आप कभी भी देख लेना कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई भी समझौता है, ट्रीटी होती है, तभी इंडिया पे कहीं ना कहीं टेररिस्ट हमला हो जाता है। ये पाकिस्तान आर्मी ही करवाती है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ना सुधरें। जैसे 2008 में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया बातचीत करना है, तभी बॉम्बे में अटैक हो गया। इसके बाद 2016 में जब मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने गए, तभी उसके आते ही पठानकोट में टेररिस्ट हमला हो गया। भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इन्होंने 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। तो उस समय के जो आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ थे, उसने बिना बताए अपने पीएम को कारगिल पे हमला कर दिया। जब पीएम ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए तो उसे तख्ता पलट कर उसे हटा दिया, इंडिया के साथ कोई रिलेशन ना सुधरे। अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, वो लोन और एड से नहीं सुधरेगी, और अगर ये सिचुएशन सुधारनी है तो जो आर्मी के पास पावर है ना, वो पावर पॉलिटिक्स पे आए ना, तो ये सिचुएशन सुधर सकती है।